लगभग 3 दशकों के बाद मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी अपने महाकाव्य समापन की ओर बढ़ रही है, जिसका नाम है द फाइनल रेकनिंग। आपका मिशन, अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो बस आराम से बैठिए और थिएटर में रिलीज होने से पहले IMF से जुड़ी हर चीज को जान लीजिए। जब हम पहली बार ईथन हंट से मिलते हैं तो वह अपने पुराने अंदाज में होता है, हकीकत जैसे मास्क पहनकर और इम्पॉसिबल मिशन फोर्स यानी IMF के लिए जटिल जासूसी ऑपरेशन अंजाम दे रहा होता है। क्या हमें मिल गया? हाँ, हमें मिल गया। हालांकि वह अभी तक टीम का नेतृत्व नहीं कर रहा है, वह सिर्फ टीम का एक हिस्सा है। जिम फेल्प्स के नेतृत्व में ईथन और उनकी टीम को प्राग भेजा जाता है ताकि वे एक भटके हुए एजेंट को NOC लिस्ट चुराने से रोक सकें। इस लिस्ट में यूरोप भर में तैनात CIA एजेंट्स की असली पहचानें दर्ज हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन आखिरकार सब बिखर जाता है क्योंकि लगता है कि ईथन को छोड़कर बाकी सभी मारे जाते हैं। बाद में जब IMF के डायरेक्टर यूजीन किटरिज उसका डिब्रीफिंग करते हैं तो पता चलता है कि पूरी योजना एक जाल थी, जिसका मकसद संगठन के भीतर छिपे गद्दार को बेनकाब करना था। वो भटका एजेंट भी नकली था और NOC लिस्ट भी फर्जी थी। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चलता है कि वे उसी पर गद्दार होने का शक कर रहे हैं, तो वह एक्वेरियम पर विस्फोटक गम चिपकाता है और वहां से भाग जाता है। काफी जबरदस्त भागने का तरीका था। डिब्रीफिंग पूरी तरह से बेकार नहीं जाती। उसे एक बेहद अहम जानकारी मिलती है जो उसकी बेगुनाही साबित करने में मदद करेगी। नकली भटका हुआ एजेंट NOC लिस्ट को एक हथियारों के सौदागर मैक्स को बेचने वाला था और इस ऑपरेशन को जॉब 314 कहा गया था। ईथन को जल्दी ही समझ आ जाता है कि यह असल में बाइबल की बुक ऑफ जॉब के एक वर्ष की ओर इशारा है और जॉब गद्दार का कोड नाम है। इसी दौरान उसे यह भी पता चलता है कि जिम की पत्नी क्लेयर उस नाकाम ऑपरेशन में बच गई थी। जिम के साथ क्या हुआ? क्लियर उठो, जिम मर चुका है। वे मर चुके हैं। वे सब मर चुके हैं। इसके बाद वह एक योजना बनाता है जिसे वह हथियारों की सौदागर मैक्स से संपर्क स्थापित करने के बाद खुद जाकर उसे बताता है। वह असली NOC लिस्ट के बदले $10 मिलियन और गद्दार की असली पहचान हासिल करेगा। वह यह कैसे करता है? बिल्कुल, CIA में घुसपैठ करके। कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि वह यह सब अकेले नहीं करता। क्लेयर के अलावा वह बदनाम IMF एजेंट्स लूथर और फ्रांस को भी टीम में शामिल करता है। एक पल के लिए हालात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार यह चोरी कामयाब रहती है। जब किटरिज को पता चलता है कि ईथन ने असली NOC लिस्ट चुरा ली है तो वह उसे बाहर निकालने के लिए मां चाचा को गिरफ्तार करवा देता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईथन पहले 3 कदम आगे है। जिम के जासूस होने का पता चलने के बाद वह पेफोन से किटरिज को कॉल करता है और IMF को लोकेशन ट्रेस करने देता है। उसे यकीन है कि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। इसी दौरान जिम अचानक वापस आ जाता है और ईथन को प्राग में हुई घटनाओं के बारे में एक झूठी कहानी सुनाता है। ईथन उनका खेल खेलता है और मैक्स के साथ एक ट्रेन में नकली सौदे की योजना बनाता है, जहां वह IMF को सफलतापूर्वक साबित कर देता है कि जिम ही असली गद्दार है और क्लेयर भी इसमें शामिल है। सुप्रभात मिस्टर फेल्प्स। मैं अकेला नहीं हूं जिसने आपको जिंदा देखा है। हालात एक बार फिर थोड़े तनावपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है। मैक्स को किटरिज द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईथन अपना नाम साफ कर लेता है और वह लूथर को IMF की ब्लैक लिस्ट से हटवाकर उसमें एक नया दोस्त भी बना लेता है। तुम्हारे नाम लूथर, डिसअवॉर्ड लिस्ट से बाहर होने की खुशी में इस महीने मैं ही सबका पसंदीदा हूँ। अगली बार जब हम ईथन को देखते हैं तो वह अपने ब्रेक के दौरान हल्की फुल्की फ्री सोलो क्लाइंबिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी छुट्टियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि IMF उसे ढूंढ लेता है और कुछ जबरदस्त सनग्लासेस के जरिए उसे एक नया मिशन भेज देता है। उसका मिशन है एक घातक वायरस काइमेरा के चुराए गए सैंपल्स को वापस लाना। इन्हें सबसे पहले उसके पुराने दोस्त व्लादिमीर ने चुराया था, जो एक नाराज रिसर्च साइंटिस्ट है। उसे मजबूर किया गया था कि वह यह वायरस बनाए ताकि जिस कंपनी के लिए वह काम करता है, बायोसाइट, वह इसका इलाज बना सके और इससे भारी मुनाफा कमा सके। हर हीरो की तलाश की शुरुआत उस चीज से होती है जिसकी हर हीरो को जरूरत होती है, एक विलेन। उसका प्लान था कि वह ईथन से मिले और इस साजिश का पर्दाफाश करे, लेकिन उसे रास्ते में ही रोक लिया गया और मार दिया गया। और ये सब किया भगोड़े IMF एजेंट शॉन एम्ब्रोज ने, जो ईथन का भेष धारण किए हुए था और जिसके अपने ही इरादे थे काइमेरा और उसके इलाज बेलरोफोन के लिए। इस बार ईथन को अपनी टीम खुद चुनने का मौका मिलता है, जिसमें लूथर और ऑस्ट्रेलियाई हेलीकॉप्टर पायलट बिली शामिल हैं। हालांकि उसे एक चोर को भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसका नाम है नाया नॉर्डॉफ हॉल, जो एम्ब्रोज की एक्स है। ईथन और नाया के बीच प्यार पनपने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, जिससे हालात और भी उलझ जाते हैं, क्योंकि ईथन को उसे टीम में शामिल करने की असली वजह यही है कि वह एम्ब्रोज के साथ अपना रिश्ता फिर से शुरू कर सके और उसके आंतरिक घेरे में घुस सके। नाया की मदद से ईथन और उसकी टीम को पता चलता है कि एम्ब्रोज के पास बेलेरोफॉन के केवल कुछ नमूने हैं, जो कि दुनिया में मौजूद इकलौते नमूने हैं, और वह इनका इस्तेमाल बायोसाइट के CEO जॉन मैक्लॉय को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। ईथन को ठीक ठीक नहीं पता कि एम्ब्रोज मैक्लॉय से क्या चाहता है, लेकिन उसे पता है कि क्या करना है। तो हम बायोसाइट में घुसेंगे, काइमेरा को खत्म करेंगे,
एम्ब्रोज के पास इलाज तो होगा लेकिन बीमारी नहीं, और हम सब आज़ाद हो जाएंगे। समस्या यह है कि एम्ब्रोज असली सच्चाई का पता लगा लेता है, और वह भी आईएमएफ के पुराने भरोसेमंद मास्क ट्रिक का इस्तेमाल करके। नतीजा यह होता है कि ईथन और एम्ब्रोज दोनों एक ही समय पर बायोसाइट में घुस जाते हैं, और जब ईथन 3 में से 2 काइमेरा के नमूने नष्ट कर देता है तो दोनों के बीच गतिरोध पैदा हो जाता है। एम्ब्रोज को आखिरी नमूना ले जाने से रोकने के लिए नाया खुद को उसका इंजेक्शन लगा लेती है और ईथन से उसे मारने की गुजारिश करती है, लेकिन इसके बजाय ईथन उसे बचाने का वादा करता है और अपने अंदाज में भाग निकलता है। नाया का फैसला एम्ब्रोज की योजना में ज्यादा रुकावट नहीं डालता। वह उसे सिडनी की सड़कों पर छोड़ देता है, इस उम्मीद में कि इससे महामारी शुरू हो जाएगी। इसके बाद वह योजना बनाता है कि बेलेरोफोन को मैकलॉय को वापस बेच देगा, बदले में बायोसाइट के शेयर लेकर, ताकि वह मुख्य शेयर धारक बन सके और उन वैक्सीन से मुनाफा कमा सके जो जल्द ही पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो जाएंगी। जब आपके शेयर 200 के पार जाएंगे, और ऐसा जरूर होगा, तो ये विकल्प अरबों के हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है ईथन ऐसा होने देने वाला नहीं है। वह उनके गुप्त मीटिंग में दखल देता है, एम्ब्रोज को उसके ही सबसे अच्छे दोस्त को मारने के लिए उकसाता है और बेलेरोफोन के सैंपल लेकर भाग जाता है। इसके बाद एक बेहद जॉन वू स्टाइल मोटरसाइकिल चेज शुरू होती है, जो आखिरकार ईथन और एम्ब्रोज के बीच जानलेवा लड़ाई में बदल जाती है। एम्ब्रोज को मारने के बाद ईथन ठीक समय पर नाया को बचा लेता है, इससे पहले कि वायरस फैलने लायक हो जाए। फिर वे दोनों साथ में पार्क में टहलने लगते हैं, और उनके आसपास के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि वे कितने करीब थे अपनी बीमारी की छुट्टियां वाकई में इस्तेमाल करने के लिए। शायद नाया के साथ चीजें नहीं बनी, क्योंकि अगली बार जब हम ईथन को देखते हैं तो वह फील्ड वर्क से रिटायर हो चुका है और एक नर्स जूलिया मीड के साथ गंभीर रिश्ते में है। दुर्भाग्य से उसकी घरेलू खुशियां तब बाधित हो जाती हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी शिष्या लिंडसे फेरिस एक ऑपरेशन के दौरान पकड़ी गई है। वह एक हथियार डीलर ओवेन डेवियन की जांच कर रही थी, और आईएमएफ के लिए यह बेहद जरूरी है कि उसे और उसके लैपटॉप्स को वापस लाया जाए। आमतौर पर हम इससे पल्ला झाड़ लेते, लेकिन लिंडसे हमें डेवियन के करीब पहुंचाने की कुंजी हो सकती है, और यह जोखिम हमें उठाना होगा। बिल्कुल, उसे दोबारा एक्शन में लौटने के लिए ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक टीम के साथ जो पहले से उसके लिए चुनी गई थी, जिसमें उसका दोस्त लूथर भी था, वह सफलतापूर्वक उसे और लैपटॉप्स निकाल लेता है, लेकिन पता चलता है कि उसके सिर में विस्फोटक छर्रा लगाया गया था और वे उसे निकाल पाते उससे पहले वह फट जाता है। ईथन टूट जाता है और तय करता है कि वह वहीं से आगे बढ़ेगा जहां लिंडसे ने छोड़ा था, लेकिन उससे पहले वह इसे आधिकारिक बनाता है और जूलिया से शादी करता है। आईएमएफ तकनीशियन बेंजी डन की मदद से ईथन को पता चलता है कि ओवेन डेवियन वेटिकन सिटी में रैबिट्स फुट नामक एक जैविक हथियार खरीदने की योजना बना रहा है। इससे टीम को एक चालाक योजना बनाने की प्रेरणा मिलती है, ताकि वे उस हथियार डीलर को पकड़ सकें, जिसमें निश्चित रूप से एक फेस मास्क के साथ धोखा देना भी शामिल है। इसे बिना ज्यादा मुश्किल के अंजाम देने के बाद ईथन विमान में हल्की पूछताछ करता है। हालांकि डेवियन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वह वादा करता है कि वह उन सभी को मार डालेगा जिनकी ईथन परवाह करता है। यहीं से हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगते हैं। जैसे ही डेवियन को आईएमएफ मुख्यालय ले जाया जा रहा होता है, भाड़े के सैनिक अचानक आकर काफिले पर हमला करते हैं। वे डेवियन को छुड़ाने में कामयाब होते हैं, और ईथन को पता चलता है कि जूलिया का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद डेवियन ईथन को फोन कर धमकी देता है कि अगर वह उसके लिए रैबिट्स फुट नहीं लाया तो वह जूलिया को मार डालेगा। जब वह आ जाए तो इस नंबर पर कॉल करना। बस रुको, रैबिट्स फुट के बदले जूलिया की जान। बस रुको, 48 घंटे हैं, वरना वह मर जाएगी। रुको रुको रुको। यह मांग काफी जटिल है, क्योंकि ईथन को आईएमएफ द्वारा पकड़ लिया जाता है और उससे उसके हालिया कामों के बारे में पूछताछ की जाती है, जो तकनीकी रूप से बिना अनुमति के किए गए थे। शुक्र है ईथन का दोस्त मस्क्रेव उसकी मदद करता है और उसे भागने में मदद करता है, साथ ही बताता है कि रैबिट्स फुट उसे शंघाई में मिलेगा। टीम के उसे हासिल करने के बाद ईथन को खुद को बेहोश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब ईथन जागता है तो डेवियन उसे बताता है कि उसने उसके सिर में वही विस्फोटक डिवाइस लगाई है जिससे लिंडसे की मौत हुई थी। वह यह भी दिखाता है कि जैसे ही ईथन असली रैबिट्स फुट का पता नहीं बताता, वह जूलिया को मार देता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। मस्क्रेव, जो असल में गद्दार है, अंदर आता है और बताता है कि यह सब सिर्फ एक चाल थी, ताकि डिवाइस की असलियत की पुष्टि की जा सके, और जूलिया अभी भी जिंदा है। जिस महिला को डेवियन ने गोली मारी थी, वह सिर्फ उसकी अनुवादक थी। फिर वह समझाता है कि वह रैबिट्स फुट का इस्तेमाल मध्य पूर्व में युद्ध शुरू करने के लिए करना चाहता है, और जब धूल बैठ जाएगी तो हमारा देश वही करेगा जो वह सबसे अच्छा करता है, सफाई करना। ईथन भाग निकलता है, डेवियन को मारता है और एक तात्कालिक डिफिब्रिलेटर बनाता है ताकि जूलिया पहले उसे मार सके, जिससे विस्फोटक डिवाइस निष्क्रिय हो और फिर उसे वापस जिंदा कर सके। वह इसमें सफल होती है और वे दोनों असली हनीमून मनाने निकलते हैं। मिशन इम्पॉसिबल 4 घोस्ट प्रोटोकॉल की शुरुआत एक हत्यारे द्वारा आईएमएफ एजेंट ट्रेवर हेनावे की हत्या और परमाणु लॉन्च कोड्स की चोरी से होती है। इसी वजह से हेनावे की हैंडलर और गर्लफ्रेंड जेन कार्टर ईथन को, जो एक रूसी जेल में गहराई से बंद है, बाहर निकालने की व्यवस्था करती है ताकि वह कोड्स वापस लाने में मदद कर सके। उसके साथ बोगदान भी है, जो एक मजाकिया रूसी एजेंट है और ईथन की असली पहचान से अनजान है। क्या तुम सरगेई नहीं हो? ओह,
कोई बात नहीं, वह ठीक है, वह बाद में उनके काम आएगा। फिलहाल ईथन और बेंजी, जिसे अभी फील्ड एजेंट बनाया गया है, को क्रेमलिन में घुसपैठ का काम सौंपा गया है ताकि वे कोबाल्ट नामक कोड नेम वाले आदमी के बारे में पता लगा सकें। यही वह शख्स है जिसे वह हत्यारा, जिसने परमाणु कोड्स चुराए थे, बेचने की योजना बना रहा है। चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही। कोबाल्ट पूरे क्रेमलिन को उड़ा देता है और ईथन और बेंजी किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाते हैं। होश में आने के बाद और एसवीआर एजेंट अनातोली सिडोरोव से बचकर, जो सोचता है कि क्रेमलिन को उड़ाने वाला वही है, ईथन आईएमएफ सचिव और विश्लेषक विलियम ब्रांट से मिलता है ताकि वे अपनी अगली रणनीति पर चर्चा कर सकें। पता चलता है कि कोबाल्ट का असली नाम कर्ट हेंड्रिक्स है और वह रूस और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू करने की योजना बना रहा है। ईथन को यह भी पता चलता है कि राष्ट्रपति ने घोस्ट प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है और आईएमएफ को अस्वीकार कर दिया है। फिर भी उसे अपना मिशन जारी रखने और हेंड्रिक्स को रोकने के लिए कहा जाता है। ईथन और ब्रांट फिर एसवीआर के एक घात से बाल बाल बच निकलते हैं, लेकिन आईएमएफ सचिव इतनी किस्मत वाले नहीं रहते। ब्रांट की मदद से ईथन और टीम कोड्स हासिल करने के लिए 2 नकली मीटिंग्स का इंतजाम करते हैं, लेकिन एक धोखे और अनचाही घटनाओं के चलते योजना विफल हो जाती है। हेंड्रिक्स कोड्स लेकर भाग जाता है। कार्टर को बदला मिल जाता है। वह उस हत्यारे को मार देती है जिसने ट्रेवर की हत्या की थी। हमें पता चलता है कि ब्रांट एक पूर्व फील्ड एजेंट है। उसने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि वह ईथन की पत्नी जूलिया को हमले से बचाने में असफल रहा। स्थानीय पुलिस ने 3 दिन बाद उसकी लाश बरामद की थी। वैसे भी जो कुछ भी उसके शरीर का बचा था। ओह, तो इसलिए हमने अब तक जूलिया को इस फिल्म में नहीं देखा। बोगदान की थोड़ी मदद से ईथन एक हथियार डीलर फॉग से मिलता है और पता चलता है कि हेंड्रिक्स एक पुराने सोवियत सैटेलाइट का इस्तेमाल करके सैन फ्रांसिस्को पर मिसाइल दागने की योजना बना रहा है। टीम फिर मुंबई जाती है ताकि उस सैटेलाइट तक पहुंच बनाई जा सके जो भारतीय मीडिया टाइकून ब्रिजनाथ के पास है और हेंड्रिक्स की योजना को हमेशा के लिए नाकाम किया जा सके। कार्टर नाथ को रिझाती है और सैटेलाइट के ओवरराइड कोड हासिल कर लेती है और ईथन मिसाइल को टकराने से ठीक कुछ सेकंड पहले निष्क्रिय करने में कामयाब हो जाता है। सिदोरोव यह सब अपनी आंखों से देखता है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि क्रेमलिन बम धमाके के लिए ईथन जिम्मेदार नहीं है। अस्पताल। घर लौटने पर ईथन ब्रांट को बताता है कि जूलिया मरी नहीं है और उसकी मौत का नाटक करने की जिम्मेदारी उसी की थी ताकि जूलिया को नई पहचान मिल सके और वह फिर से एक सुरक्षित साधारण जीवन जी सके। फिल्म का अंत इस तरह होता है कि ईथन और जूलिया दूर से एक दूसरे को संक्षिप्त रूप से पहचानते हैं। अगली बार जब हम ईथन को देखते हैं तो वह नर्व गैस की एक खेप चुरा रहा होता है जिससे सिंडिकेट नामक एजेंटों के एक विद्रोही समूह को भेजा जाना था। कुछ समय बाद लंदन में ब्रीफिंग के दौरान ईथन पर इन एजेंटों में से एक द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और उसे गैस सुंघा दी जाती है। इसी बीच सीआईए डायरेक्टर एलन हनली सीनेट कमेटी के सामने पेश होते हैं और रूस में हुई तबाही का हवाला देते हुए आईएमएफ को सीआईए में मिला लेते हैं, यह दिखाने के लिए कि उन पर नजर रखना जरूरी है। ईथन की आंख खुलती है और वह खुद को जानक विंटर द्वारा प्रताड़ित होते हुए पाता है, जो एक पूर्व केजीबी गुंडा है और बोन डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। खुशकिस्मती से उसे अंडरकवर MI6 एजेंट इल्सा फॉस्ट द्वारा बचा लिया जाता है। नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। हमने उन्हें मार डाला। हमने उन्हें नहीं मारा, तुमने किया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, तुम बच निकले। 6 महीने बाद ईथन, जो सीआईए के सामने आत्मसमर्पण न करने के कारण फरार था, चुपचाप बेंजी की मदद से उस आदमी को ढूंढने की योजना बनाता है जिसने लंदन में उसे गैस सुंघाई थी। वे दोनों वियना के ओपेरा हाउस में मिलते हैं जहां उनकी मुलाकात फॉस्ट और कुछ सिंडिकेट के लोगों से होती है जो ऑस्ट्रिया के चांसलर की हत्या करने आए हैं। ईथन उन्हें रोकता है लेकिन चांसलर को सतही रूप से घायल करता है। फिर भी उसकी मौत कार बम से होती है। इसके बाद हनली ईथन और बेंजी को हत्या का दोषी ठहराता है। बाद में फॉस्ट ईथन को उस आदमी की पहचान में मदद करती है जिसने उसे गैस सुंघाई। उसका नाम सोलोमन लेन है, जो MI6 का एक भटका हुआ एजेंट और सिंडिकेट का नेता है। वह ईथन की मदद भी करती है एक डिजिटल लेजर चुराने में जो एक अंडरवाटर वॉल्ट में रखा है और जिसमें सभी सिंडिकेट एजेंट्स की पहचान दर्ज है। अगर आपको डूबने से डर लगता है तो यह सीन देखना वाकई डरावना है। हालांकि वह उस लिस्ट के साथ भाग जाती है और लंदन में MI6 चीफ एटली को सौंप देती है, जो फिर उस डेटा को डिलीट कर देता है और उसे अंडरकवर बने रहने के लिए मजबूर करता है। बहुत ही कम लोग हैं जो तुम्हारी असली पहचान के बारे में जानते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर हम भूल जाएं। खुशकिस्मती से बेनजी ने लेजर की एक कॉपी बना ली थी इससे पहले कि इल्सा असली वाली लेकर चली जाती। एकमात्र समस्या यह है कि वह एक एनक्रिप्टेड वर्चुअल रेड बॉक्स है और उसे केवल यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ही खोल सकते हैं। वे लंदन जाते हैं ताकि फॉस्ट से मिल सकें और यह सब मुमकिन बना सकें, लेकिन लेन बेनजी का अपहरण कर लेता है और फिर एथन को ब्लैकमेल करता है कि वह उसके लिए लेजर को डिक्रिप्ट करे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। एथन और उसकी टीम यह साबित करने में कामयाब हो जाती है कि एटली खुद प्रधानमंत्री की नाक के नीचे सिंडिकेट बनाने के लिए जिम्मेदार है। वे यह भी पता लगाते हैं कि रेड बॉक्स में अरबों यूरो हैं जिनका इस्तेमाल लेन सिंडिकेट को फंड करने के लिए करना चाहता है। बेनजी को निश्चित मौत से बचा लिया जाता है और फॉस्ट बोन डॉक्टर को मार देती है। इसके बाद एथन लेन को उसी तरह पकड़ लेता है जैसे फिल्म की शुरुआत में उसे पकड़ा गया था। वाह, क्या शानदार न्याय है।
इसी दौरान हनली एथन और उसकी टीम से इतना प्रभावित होता है कि वह सीनेट कमेटी को आईएमएफ को फिर से बहाल करने और खुद को नया सचिव नियुक्त करने के लिए मना लेता है। लेन के पकड़े जाने के कुछ साल बाद सिंडिकेट खुद को एड अपोस्टल्स के नाम से फिर से स्थापित कर लेते हैं और एक कट्टरपंथी व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं जिसे सिर्फ जॉन लार्क के नाम से जाना जाता है। जब एथन और उसकी टीम को पता चलता है कि वे 3 प्लूटोनियम कोर हासिल करके परमाणु बम बनाना चाहते हैं तो वे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन के दौरान लूथर को बंधक बना लिया जाता है और एथन कोर को सुरक्षित करने के बजाय उसे बचाने का फैसला करता है। यह वही है जो आईएमएफ डायरेक्टर हनली को पसंद आता है। तुम इसे कमजोरी की निशानी मानते हो, मेरे लिए यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि सीआईए डायरेक्टर एरिका स्लोन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब एथन और उसकी टीम लार्क के परमाणु बम विशेषज्ञ को धोखे से बम के नक्शे देने के लिए मना लेते हैं तो स्लोन आईएमएफ को मजबूर करती है कि वे उसके अपने एजेंट ऑगस्ट वॉकर को लार्क और अपोस्टल्स को रोकने के मिशन में शामिल करें। उसे बस उन पर भरोसा नहीं है कि वे काम सही तरीके से कर पाएंगे। मिशन की शुरुआत पेरिस के एक नाइट क्लब से होती है जहां एथन और वॉकर लार्क को प्लूटोनियम कोर खरीदने से पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे बाथरूम में उस शख्स का सामना करते हैं जिसे वे लार्क समझते हैं और वहां एक जबरदस्त लड़ाई होती है जो तब खत्म होती है जब फॉस्ट अचानक प्रकट होकर उसे सिर में गोली मार देती है इससे पहले कि वह एथन को मार सके। वे उसकी शक्ल की नकल करने की योजना बनाते हैं ताकि एथन लार्क बनकर पेश आ सके। लेकिन क्या तुम मास्क बना सकते हो? मास्क बनाने के लिए मुझे एक चेहरा चाहिए। माफ करना, मैंने उसके सीने पर निशाना लगाया था। कोई बात नहीं, क्योंकि किसी को भी असली लार्क का चेहरा नहीं पता। एथन खुद ही आर्म्स ब्रोकर अलाना मित्सोपोलिस से मिलने पहुंचता है और भ्रम अब भी बना रहता है। समस्या ये है कि उसके पास 3 में से सिर्फ 1 प्लूटोनियम कोर है। अपोस्टल्स वादा करते हैं कि वे बाकी 2 कोर तभी देंगे जब वे सोलोमन लेन को, जिसे एथन ने रोग नेशन में पकड़ा था, हिरासत से छुड़ा सकें। बिल्कुल, एथन और उसकी टीम एक आईएमएफ के लायक योजना बनाते हैं जिससे वे लेन को फिर से पकड़ लेते हैं और अब सारे पत्ते उनके हाथ में होते हैं। अब आता है बड़ा ट्विस्ट। पता चलता है कि असल में अगस्त वॉकर ही लार्क है। जब ये क्लासिक फेस मास्क ट्रिक के जरिए सामने आता है तो एक जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है और आईएमएफ डायरेक्टर हनली मारे जाते हैं। इसके बाद लार्क और लेन प्लूटोनियम लेकर भाग जाते हैं जिससे एथन और उसकी टीम को रणनीति फिर से सोचनी पड़ती है। वे लार्क और लेन का पीछा करते हुए कश्मीर पहुंचते हैं जहां ये दोनों एक परमाणु बम फोड़कर दुनिया की अहम जल आपूर्ति को झड़ देने की योजना बना रहे हैं। यह स्थिति अपने आप में ही काफी मुश्किल है, लेकिन इसे और भी जटिल बना देता है एथन की पूर्व पत्नी जूलिया का वहां होना, जो अपने नए पति के साथ लोगों को चेचक से बचाव के टीके लगा रही है। जल्द ही साफ हो जाता है कि जूलिया का वहां होना महज एक संयोग नहीं है। लेन ने यह सब इसलिए तय किया ताकि वह एथन से अपनी बदला ले सके। जो भी हो, एथन की लार्क से जबरदस्त हेलीकॉप्टर लड़ाई होती है जबकि लूथर और टीम लेन को काबू करने और बम निष्क्रिय करने में जुटे रहते हैं। जूलिया एक बम निष्क्रिय करने में मदद करती है। हमेशा की तरह एथन आखिरी पल में दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाता है। हम कितने करीब थे? हमेशा की तरह। मगर मिशन इम्पॉसिबल की दुनिया में हमेशा कोई न कोई अस्तित्व को खतरा देने वाली नई मुसीबत कोने में इंतजार करती है। इस बार यह खतरा एक उन्नत एआई प्रोग्राम के रूप में आता है जिसे एंटिटी कहा जाता है, जो खुद में चेतन हो जाता है और बेकाबू होकर एक पनडुब्बी के दल को खुद को नष्ट करने पर मजबूर कर देता है। यहाँ हर बड़ी ताकत इसे हासिल कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए एथन और उसकी टीम को इसे सुरक्षित करना सौंपा जाता है इससे पहले कि कोई और इसे पाले। इस एआई को एक क्रूसीफॉर्म चाबी से नियंत्रित किया जाता है जो 2 हिस्सों से होती है। जब एथन को अरब के रेगिस्तान में इल्सा से एक हिस्सा मिल जाता है तो टीम दूसरा हिस्सा अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन न सिर्फ वह हिस्सा नकली निकलता है बल्कि एक माहिर जेब अख्तरीबाज ग्रेस एथन से पहला हिस्सा चुरा लेती है और उसे लेकर रोम भाग जाती है। एथन को यह भी पता चलता है कि उसका पुराना दुश्मन गैब्रियल भी किसी तरह इस सब का हिस्सा है। संकेत मिलता है कि गैब्रियल का एथन के आईएमएफ में शामिल होने से पहले के अतीत से कोई संबंध है। रोम में हालात काफी पागलपन भरे हो जाते हैं जहां एथन ग्रेस को स्थानीय अधिकारियों से बचाता है और दोनों मिलकर अमेरिकी एजेंट्स और एंटिटी एजेंट पेरिस से रोमांचक तरीके से भाग निकलते हैं। हालांकि ग्रेस एक बार फिर भाग जाती है जिससे एथन और उसकी टीम को दोबारा इकट्ठा होकर अपनी अगली चाल सोचनी पड़ती है। वे ग्रेस का पीछा करते हुए वेनिस पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि ग्रेस को खुद अलाना मित्सोपोलिस ने, जिसके पास पहले से ही क्रूसीफॉर्म की एक चाबी है, दूसरा हिस्सा चुरा कर लाने के लिए हायर किया था। वह इसे अगले दिन ओरिएंट एक्सप्रेस में एक अज्ञात खरीदार को बेचने की योजना बनाती है। गैब्रियल भी वहां आ जाता है और वह खुद एंटिटी के लिए चाबी हासिल करने की अपनी इच्छा जाहिर करता है। ऐसे कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। जाहिर है इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और आखिरकार इल्सा गैब्रियल से लड़ते हुए मारी जाती है, जो एथन को लगभग तोड़ देता है क्योंकि वह उसकी अच्छी दोस्त थी और कहीं न कहीं उसकी प्रेमिका भी थी।
ओरिएंट एक्सप्रेस में सारी सच्चाई सामने आ जाती है। हमें पता चलता है कि एंटिटी हैरानी की बात नहीं, अमेरिका द्वारा एक साइबर हथियार के रूप में बनाई गई थी। क्रूसीफॉर्म चाबी उस पनडुब्बी के एक चैम्बर को खोलती है जिसे फिल्म की शुरुआत में एंटिटी ने डुबो दिया था। इस चैम्बर में एंटिटी का सोर्स कोड छुपा है, तो जिसके पास चाबी होगी उसके पास इसे नियंत्रित या नष्ट करने की ताकत होगी। हमें यह भी पता चलता है कि यूजीन किटरेज, जिन्हें हमने पहली मिशन इम्पॉसिबल फिल्म के बाद से नहीं देखा था, वही खरीदार हैं जिन्हें मित्सोपोलिस चाबी बेचने की योजना बना रही है। ग्रेस, जो IMF के मशहूर फेस मास्क की मदद से अलाना का रूप धारण करती है, लगभग पैसे लेकर भागने का फैसला कर ही लेती है, लेकिन आखिरी पल में वह ट्रांसफर रद्द कर देती है। गैब्रियल उससे चाबी चुराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यह उसके पास ज्यादा देर तक नहीं रहती। एथन ट्रेन की छत पर गैब्रियल को मात देता है और चाबी को सुरक्षित कर लेता है। गैब्रियल भागे। मुझे मिल गई। हमें मिल गई। जैसे ही ट्रेन एक एक करके डिब्बों के साथ खाई के किनारे से गिरती है, इथन और ग्रेस सांस रोक देने वाली भागदौड़ के बाद बच निकलते हैं और पेरिस से डूबी पनडुब्बी के बारे में पता चलता है। ग्रेस किटरिज से कहती है कि वह आधिकारिक तौर पर IMF में शामिल होना चाहती है और टीम एक बार और हमेशा के लिए एंटिटी को ढूंढकर नष्ट करने की तैयारी करती है।